Hello everyone, this is Nirmala and you are watching this video on my YouTube channel Nirmala Physics। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने बात की थी आवेशों का सतत वितरण, कि आवेश हमारा सतत रूप से कैसे वितरित होता है। ठीक है, और उससे कुछ पहले वाले लेक्चर्स में हमने बात की थी कूलाम के नियम, कूलाम के सदिश रूप का हमने बात की थी, अध्यारोपण सिद्धांत की बात की थी। ठीक है, कुल मिला के जो बात हो रही थी वहाँ पर वो सारी बातें थी किस पर? कूलाम के नियम पर, कूलाम के नियम। इस कूलाम के नियम में हमने जो मेन बात पढ़ी थी वो क्या थी, याद कीजिए थोड़ा सा। बचपन होने से पहले उसे भूल ना जाना, ठीक है, बचपना मत बना देना, पहले उसे रिवाइज कीजिए। ठीक है, कूलाम का नियम कहता था कोई भी दो बिंदु आवेश है उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, जो बल लग रहा है, विद्युत आवेश, वो जो दो विद्युत आवेश है उनके बीच में जो बल कार्य कर रहा है, आइदर कैसा हो सकता है, वो हमारा प्रतिकर्षण का हो सकता है या वो हमारा आकर्षण का बल हो सकता है। उसका मान क्या होता था? 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, इस बारे में हमें कौन बताता है? कूलाम का नियम बताता है। समझ में आया क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने कहा कि कूलाम का नियम हमें ये जानकारी देता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच में जो बल है, जो विद्युत बल है, आकर्षण का या प्रतिकर्षण का, उसका मान कितना है उसे हम निकालेंगे कैसे? 5 न्यूटन आएगा, 10 न्यूटन आएगा, 15 न्यूटन आएगा, 16 न्यूटन आएगा। ठीक है, और उसकी दिशा भी बता देते थे हम इसी नियम के आधार पर। इसका वेक्टर फॉर्म करते थे, कुछ याद आ रहा है? ठीक है, ये निकालते थे किससे? कूलाम का नियम से। मतलब कूलाम का नियम हमें एक परिमाण बताता है और दिशा बता देता है। ठीक हो गया। अब क्या होता है, ये इस पर बल तो कार्य कर रहा है 5 न्यूटन 10 न्यूटन, लेकिन कैसे कार्य कर रहा है? ये इस पर बल जो लगा रहा है Q1 Q2 पर या Q2 Q1 पर जो बल लगा रहा है उसके बीच में क्रियाएं क्या क्या हो रही है, कैसे हो रहा है, ये बल कैसे लग रहा है इस पर? मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये बल ये इस पर कैसे लगा रहा है बल? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वो मैकेनिज्म, ये जो क्रिया, जो भी हमारे स्टेप्स होंगे, ठीक है, जो क्रिया विधि है वो कौन बताता है? वो एक कंसेप्ट आया हमारे पास, एक विद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र कह दीजिए या विद्युत क्षेत्र कह दीजिए। तो ये कंसेप्ट हमें कौन बताता है? कूलाम का नियम ना बताकर हमें विद्युत क्षेत्र बताता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का कंसेप्ट हमें क्या बताता है बच्चों? ये हमें बताता है कि जो ये जो बल है, ये जो दो आवेशों के बीच में जो बल लग रहा है वो कैसे लग रहा है। मेरी बात समझ में आई? ठीक हो गया। एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा एक रियल लाइफ का एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, आप एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम देने जाते वक्त आपने एग्जाम दिया, Q1 मान लो इसे, ठीक है, और रिजल्ट आ गया, एग्जामिनर ने कॉपी चेक की तो जो भी फोर्स लगा लास्ट में आपको मिलता है रिजल्ट, आपका रिजल्ट आता है। ठीक है, लेकिन वो रिजल्ट आया किसकी वजह से? वो रिजल्ट आया आपकी वजह से। कैसे? उसके बीच में क्या क्या क्रिया विधि हुई, आपने ऐसा क्या किया कि एग्जामिनर पे एक फोर्स लग गया। अब वो फोर्स रिपल्सन का होगा तो मार्क्स बहुत, ठीक है, और अगर अट्रैक्शन का हो गया तो मार्क्स बहुत ही बढ़िया आ जाएंगे। और ऐसे ही मार्क्स आपको क्या करना है? अपने बोर्ड एग्जाम में लेके आना है। खूब पढ़ाई कीजिए, रिवाइज कीजिए, पढ़ाई मत कीजिए, रिवाइज कीजिए। ठीक है, डेली आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए, टुकड़ों में पढ़िए। लोड बनने से पहले आपको क्या करना है? टुकड़ों में करना है। ठीक है, रेगुलर पढ़ना है। ऐसा नहीं एक दिन में हमने 10 घंटे पढ़ लिया और डेली कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। ठीक है, तो रिजल्ट होता है। अब वो रिजल्ट आया कहाँ से, समझिए? तो जो एग्जामिनर और स्टूडेंट्स के बीच में जो रिजल्ट आया वो तो था, मान लो कूलाम नियम है, वो तो सीधे रिजल्ट आ गया, मतलब कूलाम का नियम ने बता दिए। ठीक है, अब क्या हुआ? ये आया कैसे? ऐसा क्या किया? जब आप कॉपी खुलवाएंगे तो पता लगेगा आपने कैसा विद्युत क्षेत्र लगाया है। तो वो कंसेप्ट हमें कौन बताएगा बच्चों? वैद्युत क्षेत्र बताएगा। ठीक है, और सबसे पहले इस वैद्युत क्षेत्र की जो वो दी थी, संकल्पना दी थी, या फिर आप कैसे कंसेप्ट दिया था, संकल्पना मीन्स कंसेप्ट, ये किसने दिया था? फैराडे ने। इसने दिया था फैराडे ने। आपने ये कुछ वैद्युत अपघटनीय नियम पढ़े होंगे, शायद 10th में पढ़े होंगे, 12th में भी पढ़ेंगे आगे यहाँ पे। ठीक है, देखिएगा वैद्युत क्षेत्र है क्या? कोई आवेश ले लिया आपने, बिंदु आवेश Q1 ले लीजिए, क्यों ले लीजिए अभी सीधा, Q1 का कोई काम नहीं। ठीक है, इस बिंदु आवेश के चारों ओर कुछ क्षेत्र होगा, चारों एक ऐसा क्षेत्र, ये क्षेत्र है, इस बाउंड्री के बाहर इसका क्षेत्र नहीं, इस बाउंड्री के अंदर इसका जोन है, इसका क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र के अंदर मैंने क्या किया? कोई दूसरा आवेश लेके आई, मान लो वो आवेश है हमारा Q0। ठीक है,
अगर आप इसको Q1 लेंगे तो दूसरा जो होगा हमारा Q2 हो जाएगा, ठीक है। बट कुछ जैसा हमें किताबों में लिखा होता है बच्चों वही लिख लेना चाहिए, कहता है ना। देखिएगा Q0, हम कोई आवेश को लेके आए इसके क्षेत्र के अंदर। अब इस आवेश पर कुछ ना कुछ बल लगेगा इसकी वजह से, है ना। अगर ये दोनों समान आवेश होंगे तो इनके बीच प्रतिकर्षण लग जाएगा। अगर एक समान होंगे, समान आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण लग जाएगा, और अगर असमान होंगे तो इनके बीच में आकर्षण लगेगा। मतलब कुछ ना कुछ इसके बीच, इन दोनों के बीच में वैद्युत, मतलब ये जो सोर्स है, जिसका फील्ड है, जिसका क्षेत्र है, उसके कारण इस पर क्या लगेगा, एक वैद्युत बल क्या करेगा, कार्य करने लगेगा। समझ रहे हैं, वैद्युत बल कार्य करने लगेगा, ठीक हो गया। तो और इस बाउंड्री के बाहर इस पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। तो जो ये क्षेत्र है जिसके अंदर आके कोई दूसरा आवेश क्या हो जा रहा है, एक वैद्युत बल का अनुभव कर रहा है, उस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। मेरी बात समझ में आई। ये सिंपल उसी टाइप का है जैसे बच्चों होता है, आपने देखा होगा आपके पास बचपन में आप एक मैग्नेट लिया करते थे, चुंबक होता था आपके पास, ठीक है। लोहे का टुकड़ा रखा आपने यहाँ पर रखा, लोहे की कील रखी तो आकर्षित नहीं हुई, यहाँ पर लेके आए थोड़ा, नहीं हुई, थोड़ा और पास लेके आए, देखा होगा आपने, एक तो कांटेक्ट करने से तो होता ही है, वो चिपक जाती है उससे, ऐसा होता है, आकर्षित हो जाती है उसकी ओर। लेकिन कभी कभी नहीं, उसका कुछ एक क्षेत्र होता है, यहाँ से आते ही इसकी ओर बिना टच कराए इसकी ओर आकर्षित हो जाती है। तो इसका मतलब इसका जो फील्ड है, वो क्षेत्र है, वही चुंबकीय क्षेत्र बोल देंगे उसको हम। कुछ ऐसा ही हमारा वैद्युत क्षेत्र होगा। कहाँ पर, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, सॉरी, जगह से छिपकली आ गई थी तो डर लग गई थी, ठीक है। छिपकली भी मेरे को क्या करती है, प्रतिकर्षण का बल लगाती है, उसका भी अपना एक क्षेत्र हो जाता है, भले इतनी सी है लेकिन उसका क्षेत्र अगर वो यहाँ पर गिरी है तो मेरे लिए बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाता है उसके लिए, ठीक है। तो जल्दी से आप क्या करेंगे समझिए, मैंने आपको बताया क्या करता है, एक वैद्युत क्षेत्र हो जाता है, किसका, जिसके अंतर्गत कोई दूसरा आवेश क्या करे, एक फील्ड का, एक वैद्युत बल का अनुभव करता है। जल्दी से परिभाषा लिखेंगे, किसी बिंदु आवेश के परितः, शुद्ध हिंदी अच्छी सी ना, या चारों ओर भी लिख लेंगे आप, मार्क्स नहीं रखते। किसी बिंदु आवेश या किसी आवेश के परितः ऐसा क्षेत्र जहाँ कोई अन्य विद्युत आवेश या कोई अन्य आवेश एक वैद्युत बल, ब्रैकेट पे लिख लेंगे आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, वैद्युत बल का अनुभव करता है, वह क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक हो। यहाँ बिंदु आवेश को स्रोत कहा जाएगा, स्रोत आवेश कहते हैं, जबकि अन्य आवेश जो बाहर से है, अन्य आवेश को परीक्षण आवेश कहा जाता है, परीक्षण आवेश, ठीक है। इसको टेस्ट करने के लिए लेके आए, यहाँ पे टेस्ट चार्ज बोलते हैं इसे, टेस्ट चार्ज। इसको कहीं और से टेस्ट करने आया भाई कि इसका फील्ड में कितना बल है इसमें, मेरी बात समझे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे, ठीक है। जल्दी से नोट करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हेडिंग डालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत तीव्रता, क्षेत्र तीव्रता भी बोल देते सीधे सीधे तीव्रता, ठीक है। तीव्रता से समझ में आ रहा है ताकत, है ना। किसी भी जो हमारा क्षेत्र है, ये हमारे पास एक बिंदु आवेश है, इसका अपना एक क्षेत्र बोला था मैंने, स्रोत आवेश है, इसका अपना एक क्षेत्र है। अब ये क्षेत्र किसी दूसरे परीक्षण आवेश को कितनी ताकत से खींच रहा है या कितनी ताकत से प्रतिकर्षित कर रहा है, या मतलब कैसा इफेक्ट डाल रहा है, वो क्या है, उसकी तीव्रता कही जाएगी, ठीक है। और अगर हम गणितीय रूप की बात करें, इसके, तो बच्चों देखिए, कोई सब्जी वाला आया आपके पास, ठीक है, ठेला वाला आया, उसने क्या किया, सब्जियां हैं उसके बहुत सारी, आलू हैं, बहुत सारे आलू ले लें भाई, आजकल लॉकडाउन में आलू ज़्यादा चल रहा है। एक वीडियो देखी होगी आपने, बड़ी मस्त थी, देखिएगा आप जरूर, ठीक है। आलू वाला आया, ठीक हो गया, आपने उससे जो रेट पूछेंगे, आप उससे रेट पूछेंगे सीधा किसका, 1 किलो का पूछ, आपको लेने 6 किलो है या 5 किलो है, लेकिन आप रेट उससे 1 किलो का पूछेंगे, 1 किलो का पूछेंगे, ठीक
ठीक है, मान लेते हैं इसने बोला 1 kg आलू का रेट है, मतलब रेट बोलते हैं मतलब पर केजी ना, 1 किलो का जो रेट है वो चल रहा है मान लो 25 रुपये किलो, पता नहीं कितना चल रहा अभी, ठीक है 25 रुपये चल रहा है मान लेते हैं, एक ठेले वाला है। अब दूसरा ठेले वाला आता है, ठीक है, मम्मी ऐसी होती हैं अभी, एक से पूछ के उनका मन नहीं भरता है, वो 10 जगह पूछती है ना, तो भाई यही होती है हमारी क्या, घर चलाने का भी बचत कहते हैं जिसे, ठीक है। दूसरा ठेले वाला आता है, उससे फिर रेट पूछा आपने, उसने बता दिया आपको 35 रुपये किलो सपोज, भाई विद्रोह मत करना, ये मैं अपने मन से कर रही हूँ, मनगढ़ंत कहानी है। दूसरे वाले ने आपको बताया 1 kg का है 35 रुपये, 35 रुपये किलो आलू चल रहा है, तो इसको आप देख के इसको सिंपल आप बता सकते हैं कि महंगे कौन से हैं। भाई ये तो ऑब्वियस है, ये मैं आपको एग्जांपल भी नहीं देना चाहिए बट यहाँ पर बताने का आपको देना ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिएगा, एक ये है हमारे पास, एक दूसरा ही हमारा कोई दूसरा आवेश ले लिया मैंने Q डैश, ठीक है, बिंदु आवेश है Q डैश, ठीक, उसका भी अपना क्षेत्र है। अब वही आवेश वो जो दिख रहा है ना मैं वो ये Q नॉट, ये Q नॉट हमारा कहाँ पे आया, इस क्षेत्र में भी घूम के आया, मम्मी है हमारी है, जैसे मम्मी दोनों ठेले में गई पूछ के आई हुई रेट कितना है, तो उसने फील किया यहाँ पर क्या है भाई, इसको कैसे पता लगेगा कि ये वाला आवेश ज़्यादा वो कर रहा है, मतलब किसकी तीव्रता ज़्यादा है। तो इसका क्या करेगा बच्चों, देखो हमने पढ़ा है कूलाम का नियम, कूलाम के नियम से इन दोनों बलों के इन दोनों आवेशों के बीच में एक बल लगेगा, या आप ऐसे कह सकते हैं ये Q आवेश इस Q नॉट मम्मी पर एक बल लगा रहा है, नाम क्या है इसका, कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन r स्क्वायर, कुछ दूरी पर है, ठीक है। ऐसे हमारा ये वाला क्षेत्र हो गया दूसरा, ये वाला यहाँ पे भी होके आया, ठीक है, और इसमें जो बल लगा रहा है ये इस पर बल लगा रहा है हमारा F डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन r स्क्वायर, दूरी उतनी है, ठीक। तो देखिए इतना बल लगाएगा ये हमको पता है, ठीक हो गया। कुल मिला के आप ऐसे सीधे सीधे बोल दीजिए ये Q डैश बल लगा रहा है हमारा किस पर, Q नॉट आवेश पर जो बल लगा रहा है वो लगा रहा है F डैश, है ना, F डैश, और ऐसे ही हमारे पास ये Q लगा रहा है Q नॉट पर कितना F। तो रेट निकालने के लिए 1 किलो का रेट निकालता है कैसे, ये 1 कूलाम पर कितना बल लगाएगा, इसका मतलब ये Q F अपॉन Q नॉट, और ऐसे ही F डैश अपॉन Q नॉट। अब इनमें से जो वैल्यू बड़ी होगी ये बड़ी होगी तो इसकी तीव्रता ज़्यादा होगी, ये वाली क्वांटिटी बड़ी होगी तो ये वाला ज़्यादा, मतलब 1 किलो का रेट, ठीक है। और यही क्वांटिटी बच्चों क्या है हमारी, ये जो राशि है हमारी F अपॉन Q नॉट या F डैश अपॉन Q नॉट, यही हमारी क्या, इस आवेश स्रोत की विद्युत क्षेत्र। ये बात समझ में आई सबको, समझ में आ रही है, ठीक है। तो तीव्रता क्या है, एक ताकत कह सकते हो आप उस क्षेत्र की, या आप शॉर्ट में गणित रूप से आप इसे लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, किसी परीक्षण आवेश पर जैसे ये बल मान लेते हैं Q लगा रहा है F, तो एकांक पर कितना लगेगा F अपॉन Q नॉट, और यही हमारी क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या सिंपल विद्युत क्षेत्र बोल देते हैं। ऐसा बोलेंगे आप कि किसी एकांक परीक्षण आवेश पर, एकांक यूनिट की वैल्यू ली हमने 1 की, ठीक है, एकांक परीक्षण आवेश पर किसी स्रोत के द्वारा लगाया गया बल क्या होगा, उस क्षेत्र की वैद्युत तीव्रता कहलाती है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कहलाती है। देखिए जल्दी से, किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को उस बिंदु पर रखे एकांक आवेश पर लगने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। ओ मजा नहीं है, इस परिभाषा में मजा नहीं है। आप लिखेंगे किसी परीक्षण आवेश, आप एकांक परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र के स्रोत आवेश द्वारा आरोपित बल को
आरोपित बल को उस क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है, या वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कहा जाता है। जैसे सिंपली हम क्या बोलते थे, सामान्य रूप से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सिंपली क्षेत्र भी कहा जाता है, या वैद्युत तीव्रता नहीं, वैद्युत क्षेत्र क्या देते हैं। इसे लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र तीव्रता को, या इसे कैपिटल ई से दर्शाते हैं, कैपिटल ई से दर्शाते हैं। ठीक है, गणितीय रूप लिखें इसका, गणितीय रूप में ये होता है क्या, देखिए क्या होता है, E बराबर F अपॉन, या फिर आप लिखेंगे सीधे सीधे माना Q आवेश Q के वैद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश Q नॉट को रखा गया, को r दूरी पर रखा गया तथा Q नॉट के द्वारा या स्रोत आवेश के द्वारा परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगाया गया वैद्युत बल कैपिटल F है। ठीक है, तो आवेश Q के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपॉन Q नॉट ऐसी होगी। ठीक है, तो इसे मात्रक लिखेंगे, इसका नीचे से लिखेंगे, आपको दिखेगा नहीं इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मात्रक होगा इसका, F का मात्रक होता है बच्चों न्यूटन, N से दर्शाता है। ठीक है, न्यूटन, और हमारा जो ये है इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। हाँ, शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो N। ठीक है, विमा लिख लेंगे जल्दी से इसकी, है ना, N पर कूलाम। न्यूटन की विमा होती है MLT-2, बल की होती है जो, अपॉन में कूलाम की होती है हमारे पास AT। ठीक है, ये ऊपर भेजेंगे आप तो आपके पास हो जाएगा MLT-2, ये प्लस का 1 है, नीचे ऊपर जाके -1 हो जाएगा, A हमारा -1 हो जाएगा, तो ऑल ओवर हमारे पास क्या आएगी MLT, देखो -3 MLT-3 A-1। इज इट क्लियर, जल्दी से करेंगे। ठीक है, लिख रहे हो आप एक चीज और, यह एक सदिश राशि है। क्यों है सदिश राशि, अरे भाई जल्दी बताइए क्यों है सदिश राशि। क्योंकि देखो किसी चीज को सदिश होने के लिए उसके फॉर्मूले में जो टर्म्स हैं वो भी, पद भी क्या होने चाहिए, सदिश होने चाहिए। देखिए ये क्यू नॉट तो भाई हमें पता है आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं दी होती है, लेकिन बल तो सदिश है भाई। क्यों जी, अरे भाई बचपन में पढ़ा है हमने, 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बल क्या है हमारी, एक सदिश राशि है, तो ये भी एक सदिश राशि है। क्लियर, जल्दी से नोट करें। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं एक टॉपिक, देखिए जल्दी से, लास्ट टॉपिक ले लीजिए आप इसको, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण बोले तो जिस हमने एक स्रोत आवेश लिया था उसका अपना क्या था, एक वैद्युत क्षेत्र था, दिखाई दे रहा है सबको, एक वैद्युत क्षेत्र था। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक बाहर से परीक्षण आवेश लेके जो क्या कर रहा है, इसके क्षेत्र की को टेस्ट कर रहा है, परीक्षण कर रहा है इसका। ठीक है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, परीक्षण धनावेश। धनावेशी तो होता है बहुत छोटा होता है, इसलिए छोटा होता है, बताएंगे भी क्यों होता है, ताकि क्या हो, देखो इसका भी अपना, अगर ये आवेश बहुत थोड़ा बड़ा होगा, कौन, ये परीक्षण आवेश सूक्ष्म लिया जाता है, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा बड़ा ले लिया हमने तो इसका भी अपना एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और क्या करेगा, इसका विद्युत क्षेत्र इस क्यू स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्रों को क्या करेगा, डिस्टर्ब कर देगा। ठीक है, तो ताकि केवल टेस्ट करने के लिए है, किसी दूसरे को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं है। अब देखिएगा, ये सूक्ष्म धनावेश, परीक्षण धनावेश हमने क्या किया, इस फील्ड में इस सूत्र, ये जो स्रोत आवेश है इससे कुछ r दूरी पर हमने रख दिया। अब हमें देखना है इस Q के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था, देखिए ये हमारा परिभाषा के अनुसार था, हमारे जो हमने एकांक के हिसाब से बोला था, परिभाषा थी। अब हमें सूत्र बनाना है जहाँ पर हमारे ये Q आवेश आ जाए, कि मतलब अगर यहाँ पे 5 कूलाम हो तब कितना E होगा। ठीक है, 10 कूलाम हो तब कितना होगा। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो भाई ऐसा सूत्र जहाँ पर हमारा Q भी आए,
जिसमें क्यू आए हमारे यहाँ पर हमारा कोई भी स्रोत आवेश यहाँ पर कहीं पे भी नहीं है इस फॉर्मूले में। हमें ऐसा सूत्र लेके आना जहाँ पर हमारा इस स्रोत आवेश का वर्णन किया गया हो, एक्सप्लेनेशन हो वहाँ पर। ठीक है, तो आप लिख लेंगे माना एक बिंदु आवेश Q को निर्वात में रखा गया है इसके माना तथा इससे उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, अब इसका अपना एक वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में एक सूक्ष्म परीक्षण धनावेश को रखा जाता है। ठीक है, अब इसको रख दिया हमने। अब इन दोनों के बीच में एक कूलाम बल काम करेगा, मीन्स वैद्युत बल कार्य करेगा, उत्पन्न वैद्युत बल। या हम ऐसा बोल सकते हैं क्यू के कारण, ये स्रोत आवेश के कारण या बिंदु आवेश के कारण क्यू नॉट परीक्षण आवेश पर आरोपित बल, कितना बल आरोपित करेगा हमारा कौन, क्यू। आरोपित बल या वैद्युत बल कितना होगा, कूलाम के नियमानुसार 1/4πε0 Q1 Q2, Q1 की जगह पर Q है, Q2 की जगह पर Q0 है, और हमारी दूरी r² है। तो समीकरण 1 हो गया। ठीक है, इससे नीचे दिखेगा आपको, हाँ जी दिखेगा। हाँ जी देखिए, परिभाषा के अनुसार पढ़ो। यहाँ हम ऐसा बोल सकते हैं क्यू के कारण Q0 पर आरोपित बल हमारा इतना है। यहाँ हम ऐसा क्यू के कारण अतः क्यू के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र क्या देता है, सीधा क्षेत्र। परिभाषा के अनुसार हमने बच्चों क्या पढ़ी थी, E बराबर होता है F/Q0, कुछ ऐसा पढ़ा था। ठीक है, जल्दी देखिए, इसे तो पहले नोट कर लेंगे, फिर मैं आपको ये क्या करना है, हमने समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। जल्दी कीजिए। ठीक, लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, जल्दी लिख लेंगे आप। क्या होता है, समीकरण 1 है हमारी E = F/Q0। F का मान कितना है, जल्दी देखिए। समीकरण 1 में 1/4πε0 Q1 Q2 या Q0/r²। ठीक है, अपॉन में हमने क्या रखना है, Q0 का मान रखना है, ये लीजिए रख दिया। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, सबको पता है ये वाली चीज़ जो होती है ये ऊपर से आती है बीच में, तो 1/4πε0 Q0/Q0। आई बात समझ में, Q0 से Q0 कट गया, क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचता है 1/4πε0 Q अपॉन, अरे R कहाँ गया यहाँ से, r²/r²। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है हमारा। ठीक है, बहुत इजी बच्चों जैसा, बिल्कुल। जल्दी से छापिए, फिर हम इसका क्या करेंगे, सदिश रूप ज्ञात करते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए, हम इसका सदिश रूप करने जा रहे हैं, लिखेंगे सदिश रूप में। ठीक है, यहाँ पे मात्रा क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम, इसके पीछे लिखते जाएंगे क्योंकि इससे आपको याद हो जाएगा सूत्र। ठीक है, अब देखिए सदिश रूप डालेंगे जल्दी से, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का सदिश रूप। सदिश रूप में क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एक मान याद होना चाहिए। कौन सा, देखिए अभी मैंने समीकरण 1 में कूलाम बल किया था कि, ठीक है, कि क्यू आवेश के कारण Q0 पर कार्यरत या आरोपित बल, सदिश रूप में लिखेंगे उसको, लिखेंगे
क्या था हमारे पास 1/4πε0 Q0/r², ऐसा कुछ था। लेकिन आपको क्या करना है, ये लगाना है और इसके ऊपर क्या लगा देना है, r²। ठीक है, हम वहाँ पर कुछ ऐसा करते थे, एकांक सदिश की बात करते थे। ठीक है, वो एकांक सदिश क्या होता था हमारा, इसी दिशा में, यहाँ से यहाँ को बल लग रहा है। ठीक है, R12 13 लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, सिंपल ऐसे में काम चल जाएगा। समझ लीजिए, आपको समझ में आना चाहिए कि R यहाँ से यहाँ लग रहा है, क्योंकि हमने आरोपित बल कह दिया है तो उसकी दिशा पहले निर्धारित हो गई कि वो यहाँ से यहाँ जा रही है। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, अब क्या करना है, फिर से परिभाषा के अनुसार ये समीकरण एक डाल देंगे आप। परिभाषा के अनुसार P बराबर क्या था हमारा, F/Q0, बट किंतु हम बात कर रहे हैं सदिश रूप की, तो ये अपना क्या हो जाएगा, वेक्टर लगा देंगे। इसके ऊपर भी हमने एक वेक्टर लगाना है और क्या करना है, ये मान रख देना है f का। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर वही कहानी लिखनी है आपने, 1/4πε0 Q0 अपॉन वेक्टर r²r²। ओके, ये हो गया हमारा Q0, ये यहाँ पर आएगा, कैंसिल हो जाएगा। 1/4πε0 Q0 अपॉन वेक्टर r² Q0, और क्या होगा ये। ठीक है, फिर क्या करेंगे, Q0 से हमारा Q0 गए, 1/4πε0 Q अपॉन वेक्टर r²r²। ठीक है, तो ये है आ गया हमारा सदिश रूप, किसका, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का सदिश रूप, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, जल्दी से छापेंगे। तो बच्चों, हमने बात की बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट बोला था, लेकिन ये लास्ट नहीं करते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे जल्दी से, एक जल्दी जल्दी हेडिंग कर लेंगे, फिर इसके बाद हम अगले टॉपिक में आएंगे सीधा, तो थोड़ा एक टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। एक टाइप का हम यहाँ पे कर लेते हैं, बाकी दूसरा टाइप का हम अगले उसमें करेंगे। ठीक है, तो ये तो था भाई एक बिंदु आवेश के कारण, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र पर, इस बिंदु पर किसी दूसरे आवेश के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, ये हमने बात की यहाँ पर। अब हम बात करते हैं भाई, अगर एक से ज़्यादा आवेशों का तंत्र हो, एक ऐसा तंत्र हो जहाँ पर हमारे पास एक से ज़्यादा हमारे क्या हो, आवेश उपस्थित हो, Q1 Q2 Q3 Q4 एंड सो ऑन। तो इसके कारण यहाँ पर हमने वैद्युत क्षेत्र देखना है, इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र देखना है, इसके कारण, ऐसे करते करते बहुत अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। फिर हम क्या करेंगे, इस टोटल निकालना है हमने, कुछ उस टाइप का जैसे हमने अध्यारोपण सिद्धांत किया था, आवेशों पर लगने वाले बलों का अध्यारोपण सिद्धांत। अब यहाँ पर हम कुछ ऐसे ही करेंगे, इस स्थान पर अध्यारोपण होते किसका, इसका वैद्युत क्षेत्र, इसका वैद्युत क्षेत्र, इसका वैद्युत क्षेत्र, इसका वैद्युत क्षेत्र। आई बात समझ में? तो कुछ वैसे ही करना है हमें। अगर किसी एक बिंदु पर अलग अलग आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो अलग अलग आवेशों के वैद्युत क्षेत्रों का क्या कर देना है, सदिश योग कर देंगे। ठीक है, देखिए हेडिंग डाल देंगे पहले, आवेशों के समूह या आवेश तंत्र या आवेशों के समूह, कुछ भी लिख लेंगे आप, या आवेश तंत्र या आवेशों के समूह। दूसरा लिखना आप, आवेशों के विविक्त वितरण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, क्या करना है, लिखेंगे, माना n बिंदु आवेश Q1 Q2 Q3 सो ऑन करते करते कहाँ तक, Qn का एक तंत्र है। माना P बिंदु पर एक परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, Q2 Q3 कहाँ तक, Qn का हमने एक तंत्र ले लेना है। जैसे हमने अध्यारोपण सिद्धांत में क्या था, कुछ हमने क्या करना है, एक Q0 आवेश ले लिया, जिस बिंदु पर हमने क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, उस बिंदु पर मान लेते हैं एक आवेश रखा हुआ है हमारा Q0। क्या लिखा, एक परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, इस बिंदु पर n आवेशों के कारण, लिखेंगे n आवेशों के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र वेक्टर E, परिणामी वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E ज्ञात करना है।
ठीक है, ठीक हो गया। तो क्या होगा, अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं। देखेंगे आप, Q1 आवेश, बिंदु आवेश Q1 के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कितनी थी, वैद्युत क्षेत्र कहाँ पर, बिंदु P पर, वो कितना होगा बच्चों, हम दर्शा देंगे उसे वेक्टर E1 से। सदिश रूप लेते हैं सीधा, क्या बोला था मैंने अभी, वेक्टर सदिश रूप इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, Q था तो यहाँ पर Q1 है ना, Q1 अपॉन, मान लेते हैं ये है हमारा वेक्टर R1, वेक्टर R2, वेक्टर R3 ले लेंगे आप इसे, एंड ऐसे ही वेक्टर Rn ले लेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी करें, वेक्टर R1 स्क्वायर R1 कैप। ठीक है, दूसरा ले लिया आपने, इस तरह ये लैंग्वेज लिखेंगे आप यहाँ पे कुछ, Q2 के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन वेक्टर R2 स्क्वायर R2 कैप। एंड कहाँ तक जाना है आपने बच्चों, En तक जाइए, n वे आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र Qn वेक्टर Rn का होल स्क्वायर Rn कैप। ठीक है, तो समीकरण 1 डाल देंगे, आप कुछ भी नहीं भी डालेंगे चलेगा। ठीक है, अब लिखते हैं परिणामी, देखिए बिंदु आवेश के पर, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र ये होगा हमारा कुछ इस प्रकार। क्या करना है आपने, इनका सदिश योग कर देंगे। ठीक है, उसको हम दर्शा देंगे वेक्टर E से, देख रहे हैं, वेक्टर E का हो जाएगा वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 एंड कहाँ तक ले जाना है आपने, वेक्टर En तक। जल्दी से पहले डायग्राम को छापे, जल्दी से, ठीक हो गया। अब क्या करना है, इनके मान रख दो, यहाँ से उठाया यहाँ पे रखो, यहाँ से उठाया यहाँ पे रख दिया, यहाँ से उठाया यहाँ पे रख दिया, है ना। ये जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन वेक्टर R1 स्क्वायर वेक्टर R1 कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन वेक्टर R2 स्क्वायर वेक्टर R2 कैप। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन वेक्टर Rn स्क्वायर वेक्टर Rn कैप। ठीक है, समीकरण 1 का मान रख दिया अभी हमने यहाँ पर। अब देखिएगा, ये सब क्या है, कॉमन आ जाएंगे, उभयनिष्ठ, मजा आ रहा है, उभयनिष्ठ है ना। अब क्या करना है, Q1 अपॉन वेक्टर R1 स्क्वायर वेक्टर R1 कैप। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा Q2 अपॉन वेक्टर R2 स्क्वायर R2 कैप प्लस 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 प्लस। अब क्या करेंगे भाई, Qn अपॉन वेक्टर Rn स्क्वायर Rn कैप, कुछ ऐसा आई बात समझ में। देखिएगा, या तो आप इतना आंसर छोड़ दीजिए, ये भी बढ़िया है ना, लेकिन एक होता है ना जनरल रूप लिखना। ठीक है, मुख्य रूप से मतलब हाँ जनरलाइज कर देना किसी चीज़ को, हमने कैसे करना है, एक मुख्य रूप, मुख्य मान दे देना। कैसे करना है, देखिए आपने देखा होगा यहीं पर क्लास 11th में शायद अपने लास्ट क्लास के चैप्टर पढ़ेंगे या गणितीय आगमन का सिद्धांत, वहाँ पर आपने कुछ ऐसा पढ़ा होगा। देखिए ये मैथ्स में देखा होगा आपने ऐसा, है ना। इसका मतलब क्या होता था बच्चों, इसका मतलब है आई की वैल्यू अगर मैं 1 से लेकर 5 तक जा रही हूँ, 5 तक ऐसा लिखा होगा यहीं पर, तो मतलब N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, 5 तक जाएगा। 6 लिखा होगा तो 6 तक जाएगा, N लिखा होगा तो कहाँ तक जाएगा, N तक जाएगा, है ना। तो कुछ ऐसा ही हमने इसको रूप देना है। जब इस वाले को हम उधर उस तरफ से लिख सकते हैं, तो इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, है ना। तो हमने कुछ ऐसे समेशन वाला रूप देना है। इसका मतलब होता है योगफल, है ना। जब हमारे पास सतत वो हो, हमारे पास डाटा होता है, हमारे पास आंकड़ा सतत हो, तब हम ऐसा कुछ दे सकते हैं। देखिएगा, ये है हमारा सम, योगफल का चिन्ह है। क्या क्या कॉमन हो रहा है, देखिए यहाँ पर Q है, यहाँ पर हमारा R है, यहाँ पे हमारा R क्या है, वेक्टर R है। अगर यहाँ पे Q है, यहाँ पे कुछ और चीज़ होती तब हम ऐसा कुछ नहीं बनाते। ठीक है, अभी कुछ सब देखो रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसा कुछ हो रहा है। यहाँ पर 1 है,
तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 है ना, यहाँ पर 3 तो यहाँ पे भी 3 3 ऐसे करते सो ऑन। तो अगर हम यहाँ पर एक जनरलाइज कर दें, इसको मुख्य मान दे दे, तो यहाँ पे हमारा आई आ जाएगा, ये भी हमारा आई हो जाएगा और ये भी हमारा आई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जनरलाइज कैसे करना है। आई का मान कहाँ से शुरू हो रहा है? 1 से शुरू हो रहा है, यहाँ पर 1 1 1 1 यहाँ पे होंगे तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पर भी 1। ठीक है, और कहाँ तक खत्म हो रहा है? खत्म कहाँ पे हो रहा है? एन पर। 5 पे खत्म होता तो हम यहाँ पे 5 लिखते ऊपर। कहाँ पे हो रहा है अभी? अंत हो रहा है इसका एन पर, आई इक्वल टू एन पर। मेरी बात समझ में आई सबको? ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितने आवेशों के कारण? एन आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र किसी एक ही बिंदु पर। आई बात समझ में? ठीक हो गया, तो ये लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं। अब कल हम बात करेंगे, ये तो हमारा आवेश तंत्र के कारण वैद्युत क्षेत्र, हमने बात की बिंदु आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। अब हम कल करेंगे सतत आवेश वितरण के कारण किसी पर्टिकुलर बिंदु पर, किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो वहां पर हम पढ़ लेंगे रेखीय आवेश के कारण। ठीक है, जो हमने रेखीय घनत्व पढ़ा था, पृष्ठ आवेश के कारण पृष्ठ आवेश घनत्व आएगा, आयतन के कारण। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।